बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सिंध तरमीमी बल्दियाती बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में अब तक इत्तफाक नहीं हो सका है। जमात इस्लामी पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से पहले ही इस बिल के खिलाफ धरना दिए बैठी है। अब बाकी अपोजिशन की जमातें भी सरापा एहतजाज हैं। कराची के फवारा चौक पर मुजाहिरा किया जा रहा है इन जमातों की जानिब से, जिनमें तहरीक इंसाफ, MQM और GDA शामिल हैं। 2 घंटे तक अलामती जो है वो धरने का ऐलान किया गया है इन जमातों की जानिब से, जबकि 2 घंटे बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, जो कि ये तीनों जमातें मुतफ़िका तौर पर जिसका ऐलान करेंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक इस बिल के खिलाफ मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी और MQM के आमिर खान इस शुरा से धरने के शुरा से खिताब करते हुए क्या गुफ्तगू कर रहे थे, आपको पहले ये दिखाते हैं। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर ले, ये काफिला रुकेगा नहीं और आपसे इस बिल को वापस दिलवा कर रहेगा। पूरे सिंध की आवाम मुत्तहिद है इस काले कानून के खिलाफ। ये जो तहरीक आज शुरू हुई है ये सिंध के चप्पे चप्पे तक जाएगी। मशावरत से फैसले करो और अगर नहीं करोगे तो अगला जनरल इलेक्शन तुम्हारा आखिरी इलेक्शन होगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, बड़ा वाला ट्रेलर भी नहीं है। अगर यही ऐसे करके घूम गए और उस तरफ निकल गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। 27 फरवरी को फरमा रहे हैं कि मैं कराची से इस्लामाबाद मार्च करूंगा, तो मेरा भी ऐलान सुन लो। तहरीक इंसाफ आप सबके साथ मिलके 27 फरवरी को कोटकी से कराची मार्च करेगी। आप हम सब मिलके इंशाअल्लाह इसका तख्ता पलट के रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इन जमातों का आपने मौक़िफ़ सुना। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये बिल काला कानून है और इस बिल के ज़रिए सिंध हुकूमत जो है वो तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहती है। इस पर सिंध हुकूमत का भी जवाब आया है और सिंध हुकूमत का कहना है कि इख्तियारात छीनने की बातें बेबुनियाद हैं, बल्कि नए बल्दियाती निज़ाम में मेयर को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी जिसका धरना तकरीबन 15 दिन से जारी है, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर सड़कों पर बैठी है। उनके हवाले से इतलात हैं कि सिंध हुकूमत कुछ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा और क्या जमात इस्लामी को मुतमईन कर पाई सिंध हुकूमत, इस पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का क्या बना, क्या आप लोगों को कोई तसल्ली बख्श इत्मीनान करा पाई है सिंध हुकूमत अब तक? देखिए, मुज़ाकरात हुए हैं। पहले तो वो खुद यहाँ पर धरने में आए थे, सिंध हुकूमत के वज़रा और उनका डेलीगेशन, और वहाँ पर यह तय हुआ था। तो उन्होंने तो कहा था कि आप धरना ख़त्म करें, हमने उससे इनकार कर दिया था और ये कहा था कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ जारी रहेंगे। उन्होंने कमेटी बनाई, हमने भी कमेटी बनाई, फिर 4-5 दिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। फिर बिल आखिर पर कल जो है वो मुज़ाकरात शुरू हुए और पहली नशिस्त बहुत तफसील से हुई है। हमने एक एक मुतालबे को बहुत वजाहत के साथ उनको नोट करवा दिया है। ज़ाहिर है उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप से और CM से बात करनी है और उन्होंने भी जो बातें की थी वो भी हमने नोट कर ली हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सिंध हुकूमत को अब समझ लेना चाहिए कि जमात इस्लामी चूँकि इस पूरी तहरीक को लेकर चल रही है और लीड कर रही है, और जमात इस्लामी की इस धरना तहरीक का और हुकूक़ कराची तहरीक का फ़ायदा ये है कि 1.5 महीने बाद अपोजिशन भी जाग गई है आज और उसने भी कुछ न कुछ एक्टिविटी कर ली है। लेकिन हम सीरियस बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या है जो आपने कन्वे किए हैं हुकूमत को, और दूसरी बात ये बताइए कि जो अपोजिशन का ये अलग से मार्च या अलामती धरना है, ये क्या इसके साथ आपके कोई वर्किंग रिलेशनशिप है या हो सकती है? देखिए, हमारे मुतालबात तो बहुत वाज़ेह हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम मेयर से। मेयर का इंतखाब, ये मेगा सिटी है तो डायरेक्ट आवाम के वोटों से होना चाहिए। जायज़ बात है, दुनिया भर में होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि सिंध हुकूमत ने जो यूनियन कमेटियाँ हमारी, वो 15 से 20 हज़ार के एवरेज के ऊपर कराची के अलावा और कराची में 65,000 की एवरेज, जिसमें बाज़ अज़ला में 80,000 आबादी पर यूनियन कमेटी बनाई है। हम समझते हैं कि ये ज़्यादती है। पूरे सूबे में एक ही तरह की निज़ाम होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने काउंसलर्स को और अपने जो है UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को अप्रोच कर सकें और लोगों के गली मोहल्ले के मसले हल हों। तो एक ही सूबे में 2 निज़ाम क्यों चला रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको आप कराची के साथ एक अलग सलूक कर रहे हैं, अदर दिन कराची आपने अलग निज़ाम रखा हुआ है।
जायज़ बात है, वाज़ेह बात है। तीसरी बात यह है कि जितने अस्पतालों और तालीमी इदारों के ऊपर इन्होंने इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत कब्ज़ा किया, उनको भी वापस होना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि जितने इदारे कराची की डेवलपमेंट के हैं, KDA जो एक इंडिपेंडेंट इदारा 1957 से चलता रहा और 1993 तक ये KDA था, जिसको उस वक्त की MQM और पीपल्स पार्टी ने 1993 में सिंध हुकूमत के तहत ले लिया था। फिर बाद में 2000 के बाद 2002 में ये दोबारा से जो है वो सिटी गवर्नमेंट के तहत चला गया था, और MDA और LDA भी। लेकिन इन्होंने किया क्या है कि बाद में इन सारे इदारों को अलग-अलग कर दिया, चूँकि यहाँ पर ज़मीनें हैं बड़ी बड़ी और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फाइलें बिकती हैं, तो KDA भी, MDA भी, LDA भी, और ये काम भी MQM और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी दौर में हुआ। फिर 2013 में तो इन्होंने एक ऐसा एक बनाया जिसके नतीजे में जी मुकम्मल कीजिए। हाँ, 2013 में इन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया जिसके नतीजे में इन्होंने तकरीबन सारे इख्तियारात मेयर से ले लिए, और उस वक्त भी MQM इनकी इत्तेहादी थी और 1 साल मजीद इनकी इत्तेहादी रही थी। एक्ट पर इन्होंने कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं की थी। अब जो रही सही चीज़ें थीं, अब्बासी शहीद अस्पताल, सरफराज रफ़ीकी अस्पताल, नेमतुल्लाह खान ने जो दिल का अस्पताल बनाया वो, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज समेत तमाम डिस्पेंसरियाँ, बेसिक हेल्थ यूनिट और KMC के 1000 स्कूल सब इन्होंने ले लिए। अब मेयर क्या करेगा? ना पानी का काम कर सकता है इसलिए कि वाटर बोर्ड लेदा है, ना वो ये जो बात आप कर रहे हैं, बना हुआ है। जो बात आप कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे मुनासिब है कि जो पावर्स सूबाई हुकूमत, जो पावर्स कानून के तहत लोकल गवर्नमेंट को, बल्दियाती हुकूमत को मिलनी थी, अगर वो सूबाई हुकूमत के पास KDA जैसी एजेंसीज के थ्रू रहेंगी तो कैसे हुकूमत चलेगी। ये बात पंजाब के अंदर 2013-14 के अंदर हो के जब 56 कंपनियां बनी तो एक अदालत में चैलेंज फाइल हुआ और उसको कानूनी तरीके से अदालत आलिया पंजाब, आजकल भी मुकदमा चल रहा है, वो इंस्टीट्यूशंस को पंजाब हुकूमत से निकाल के सूबाई हुकूमत को देने के अंदर अदालत से रुजू किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। आपके पास भी सर कुछ कानूनी रास्ते भी हैं, सिर्फ धरना और प्रोटेस्ट के अलावा कुछ कानूनी रास्ते भी हैं, क्या वो भी आप अपनाएंगे? देखें, जमात इस्लामी ने तमाम रास्ते इख्तियार किए हैं। इन्होंने जब तजावीज़ मांगी थी ना इस बिल से पहले, तो हमने कंप्लीट तजावीज़ दी थी। उसके बाद तरामीम मांगी तो तरामीम भी जमा करा दी, उसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। हमारे एक MP है, उसने ये काम किया, ये कहते रहे कि तरामीम नहीं, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद हम पिटीशन हमने हाई कोर्ट में जमा करा दी, परसों नोटिस इशू हो गए उसके, हमने वो घर भी पूरा किया है और हम अदालत से तवक्को रखते हैं कि फौरी इंसाफ दें। फिर हम जमहूरी तरीका इख्तियार करके धरना दिए हुए हैं, हमने बारिश गुजार दी, सर्दियाँ गुजार रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माएँ बहनें हैं, हम मौजूद हैं। और हमें अफसोस है कि अपोजिशन बहुत देर से जागी। अगर ये अपना रोल प्ले कर रहे होते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती, लेकिन ये 50-52 MP हैं PTI और MQM के, और इन्होंने कोई, जिसे कहना चाहिए, संजीदा एफर्ट नहीं की। बल्कि चूँकि MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रही है और कराची के इदारों पे कब्जे होते रहे और ये शरीके जुर्म रहे, तो आज अगर ये बात करते हैं तो मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से ये हक मांग रहे हैं कि हक को खाने में तो साथ थे, हमेशा से शरीके जुर्म रहे। और PTI का लेना देना क्या है कराची से? 3 साल में इस PTI ने कराची को पानी का मंसूबा ऐलान कुछ करते हैं, 1/3 कर दिया जाने के बाद के इलेक्ट्रिक का माफिया हम पर मुसल्लत है, उसको गैस मिल रही है, कराची की सनतों और कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। कराची के साथ ये सलूक है कि हमारी गिनती MQM और PTI की हुकूमत ने हमें आधा कर दिया और नोटिफाई भी कर दिया। तो इसलिए अब ये जो सवाल सूबाई हुकूमत से हमारा है वही वफाकी हुकूमत की जमातों से भी है। क्या आप तो कोई भी कराची का कुछ नहीं करने के लिए तैयार हैं? हमारे मुतालबात कानूनी हैं, जायज़ हैं। मेगा सिटी के लिहाज से हम समझते हैं कि दुनिया में जितनी भी सिटीज़ हैं उन सबको एम्पावर किया जाता है मेयर के मातहत। मुझे अभी कल इस्तांबुल से हमारे एक नौजवान गए हुए, उन्होंने वीडियो बना कर दी कि यहाँ इस्तांबुल में सारे इदारे जो हैं इसके बल्दिया के तहत हैं, और हम समझते हैं कि कराची में भी ये होना चाहिए। पूरी दुनिया से अब रिस्पॉन्स आ रहा है, फॉरेन डिप्लोमेट्स हमें फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार आपकी बात लॉजिकल है, आप क्यों बैठे हुए हैं? हमने कहा हम इसलिए बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैं तो हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करवाना चाहती है, मगरिब को के दिलदादा बनना चाहती है, लेकिन इनको शर्म भी नहीं आती है
कि सारे इदारों पे कब्जा करके ये आईनी हक से मैं महरूम कर। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब कल से आपके उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जमात इस्लामी से तो आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने भी हमें ये बताया, मुत्तहिदा अपोजिशन की दीगर जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, MQM हो, JD हो, सभी जो है वो यहाँ पर अब ऐलान कर चुकी है अलामती धरने का भी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये भी कह रही है कि वो अब जो है घोटकी से कराची तक मार्च भी करने जा रही है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने के लिए उनसे भी कुछ आप लोग मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी सियासी जमात का किसी दूसरी सियासी जमात से गुफ्तशुनीद करना, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, डिलिब्रेशन होनी चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर नीयत देखने की ज़रूरत है कि दूसरी सियासी जमात की नीयत क्या है, कि क्या वो कोई जेन्युइन पब्लिक के इशू को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं या मनफी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या जमात इस्लामी भी हो, इनको एक इशू मिला हुआ है बात करने के लिए और ये उस इशू को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं नईमुर रहमान साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने खुद जो चार्जशीट MQM और PTI के हवाले से दी है, मैं समझता हूँ बेहतर ये होगा कि जमात इस्लामी वो धरना जो है PTI की उस हुकूमत के खिलाफ या उस पॉलिसी के खिलाफ या माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो शहर के साथ ज्यादती किया उसके खिलाफ धरना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम ये समझते हैं कि जो कानून सूबा सिंध के अंदर नाफिजुल अमल हुआ है वो एक बैलेंस्ड कानून है। उसका अगर आप मवाजना करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के कानून से, पंजाब के कानून से। मुर्जा भाई, जो उनके एतराज़ात है वो बड़े स्पेसिफिक हैं। दो एतराज़ात है कि एक ये कि आप बराह रास्त मेयर का इंतखाब करवा दें। दूसरा बड़ा ही उनका सॉलिड एतराज़ ये है कि आपने यूनियन कमेटीज़ में कराची के लिए अलग पैमाना इस्तेमाल किया है और सिंध के लिए अलग पैमाना इस्तेमाल किया है। और तीसरा एतराज़ ये है कि हस्पतालों और कराची में कायम तालीमी इदारों का निज़ाम मेयर के कंट्रोल से वापस करा लिया है। और ये तीनों वो इक़दामात हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो इन तीनों इदारों पे काम करते हैं। हबीब साहब, बारी बारी सबका जवाब देता हूँ। आपने सवाल में थोड़ी सी गलती ये कर दी, आपने कहा कि कराची में एक कानून है और सिंध के अंदर पैमाना दूसरा है। मैं तस्दीक करना चाहूंगा, कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का कैपिटल है, तो उसको अलग नहीं देखना चाहिए। ये जो कहते हैं कि तफरीक है बाकी सिंध में और कराची में, ये बात गलत है। कानून ये कहता है कि अर्बन एरिया में यूनियन कमेटी जो है उसका पॉपुलेशन की बाइफर्केशन ये होगी और जो रूरल एरिया है जहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी वहां पर पॉपुलेशन की बाइफर्केशन ये होगी। और दुनिया भर के अंदर जब आप रूरल और अर्बन का डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन होती है, तो उसका पॉपुलेशन का पैमाना डिफरेंट होता है। आप किसी और सूबे में भी जाके इसको देख सकते हैं, किसी और दुनिया में भी देख सकते हैं। और अगर इवन आप 2001 का निज़ाम देखें या 2013 का निज़ाम देखें या इवन 1979 का जो कानून था उसके अंदर अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन का बैरोमीटर डिफरेंट था और रूरल एरिया की पॉपुलेशन का बैरोमीटर डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ इस सवाल का तो जवाब यहाँ से मिल जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए मेयर का। हबीब अकरम साहब, मैं आपको बताना ये चाहूंगा, कराची शहर के अंदर 21 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और तकरीबन कोई 43 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। ये कोई छोटा सा जिला या छोटा सा कस्बा नहीं है। यहाँ पे 1.5 करोड़ 60 लाख की ऑफिशियली पॉपुलेशन कही जाती है, जिसको हम सब कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्चुअली इससे ज्यादा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इतने बड़े शहर के अंदर आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएं। उसका नतीजा हबीब साहब ये होगा कि जब 5-6 सियासी जमातें सब इलेक्शन लड़ेंगी तो आखिर में जो कामयाब उम्मीदवार होगा उसको मेजॉरिटी का मैंडेट कराची शहर का हासिल नहीं होगा। तो इसलिए सिंध असेंबली ने यह सोचा कि डायरेक्ट इंतखाब नहीं हो, जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब होता है, जिस तरह वज़राए आला का इंतखाब होता है कि एक काउंसिल बनती है और काउंसिल के अंदर से इलेक्शन किया जाता है कि जिसके पास मेजॉरिटी काउंसिल के मेंबरान होंगे वो जो है मेयर बनेगा, वो यूनियन वो टाउन का चेयरमैन बनेगा। मैं समझता हूँ ये वो उसूल है या वो स्पिरिट है जो कि आपके आइन में नजर आता है। बिकॉज पाकिस्तान का वजीर आजम भी इस तरह इलेक्ट होता है, सूबों के वज़राए आला भी इस तरह इलेक्ट होते हैं। अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब के जमात इस्लामी की लॉजिक को मान लिया जाए
तो फिर तो वो कह रहे हैं कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है आपका, ये खत्म कर देना चाहिए और वजीर आज़म का डायरेक्ट इंतखाब होना चाहिए, जिस हर जगह ये अमेरिका में होता है। उससे ना करें, न्यूयॉर्क में भी डायरेक्ट होता है, वो तो इतने बड़े शहर हैं। मुर्तजा साहब ये सिस्टम की, सॉरी कता कलामी की माजरत सर, ये सिस्टम की प्रेफरेंसेस के ऊपर तो एक बहस हो सकती है। जो तीसरा पार्ट था सवाल का, जो कि हमने देखा कि पंजाब में, जिसमें सबसे ज्यादा कुछ अरसे से काफी खप पड़ी रही कि इदारे जो अदरवाइज लोकल गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए, वो लोकल गवर्नमेंट के कानून के आने से थोड़ी देर पहले या उसके थ्रू वो सूबाई हुकूमत को दे दिए गए, जिसके बाद वो जो आर्टिकल 140A का मैंडेट है कि पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन होगी प्रॉपर्ली, वो नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर बहुत सी बात कर चुकी है कि LDA और दीगर इस तरह की चीज़ें, ये इनकी सड़कें जो हैं लाहौर में, वो लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त से बननी चाहिए, स्कूल लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त से चलने चाहिए। इसके ऊपर सर क्या एतराज़ हो सकता है आपका कि ये तमाम इदारे तो लोकल गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए, इंक्लूडिंग KDA? अच्छा, मुझे थोड़ा सा साल इसका जवाब देने का मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, चूंकि बार बार एक वन साइडेड इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है, मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि 2013 के कानून के मुकाबले में जब आप 2021 के कानून का मवाजना करते हैं, तो माजी के जो मेयर थे या ऑपोजिशन की सियासी जमातें थी, वो तनकीद ये करते थे कि मेयर KMC का सैनिटेशन या सफाई सुथराई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इस नए मुजव्वज़े के तहत, इस नए कानून के तहत, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसका जो कराची का बोर्ड है, उसका सरबरा जो है मेयर KMC होगा। अब मैं इसका मवाजना लाहौर से करता हूँ। लाहौर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सरबरा जो है आपका मेयर लाहौर है? आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप एक गलती का जवाब क्यों ढूंढ रहे हैं दूसरी गलती करने? सॉरी मुर्तजा साहब, सॉरी कता कलामी की माजरत। हबीब साहब एक मिनट। जी मुर्तजा साहब, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, फिर आपका जो लॉजिक है, जो सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा। मैं आपको मवाजना, बिकॉज हमें बार बार तनकीद की जा रही है कि दूसरों के कानून बेहतर हैं, यानी कि PTI हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, या नून लीग हमारे खिलाफ कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या जमात इस्लामी हमारे खिलाफ कर रही है। तो मैं आपको कंपैरिजन भी दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हमने उसको ठीक कैसे किया कि कराची की सैनिटेशन जो है, वो कराची का जो मेयर होगा वो उस बोर्ड का सरबरा होगा, जो कि लाहौर में नहीं है। अब आ जाए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के ऊपर। माजी में मेयर साहब हो या ऑपोजिशन की जमातें हो, ये कहती थी कि जी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से मेयर का कोई लेना देना नहीं है, वो बोर्ड के अंदर सरबरा नहीं है। तो इस नए कानून के तहत तरमीम कर दी गई है, जिसके तहत मेयर KMC और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट विल बी को चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कराची एंड वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाहौर के अंदर जो वासा है या पेशावर के अंदर जो इनकी पानी की सप्लाई की कंपनी है, उसको जाके चेक कर लें क्या उसका चेयरमैन जो है वो। इसी में थोड़ी सी गुजारिश करूं कि जो लाहौर में 56 कंपनियों की, जिसके अंदर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी एक कंपनी है, जिसमें दीगर भी कंपनीज हैं इस तरह की, उनका जो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, मैं उसमें वकील हूं। तो मैं आपको ये अब वसूख से बताना चाहता हूं कि एक ज़माने में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी। अदालत की इंटरफेरेंस के बाद अब LWMC के जो चेयरमैन है वो लोकल गवर्नमेंट जो भी बनेगी उस चेयरमैन को रिपोर्ट करेगी। लेकिन गुजारिश सर आपसे थोड़ी सी इससे आगे की है, अदालत को KDA जो है, सॉरी सवाल को आगे बढ़ाएं, सवाल अगर थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। नहीं, बारी बारी चले ना जी साद, आप बारी बारी चलें साद। देखिए बारी बारी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना, मेरी बात सुन लें। मैं तो कह रहा हूं, मुझे किसी अदालत ने हुक्म नहीं दिया। जी सिंध हुकूमत ने, सिंध असेंबली ने खुद कानून साजी करके मेयर KMC को सफाई सुथराई की जो कंपनी है उसके KDA किसके पास होगी? कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके पास होगी? कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त जो है मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट उसके चेयरमैन है जी। वो जाएगी मेयर के पास, मेयर कराची के पास। अभी उसके ऊपर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। माजी में भी ये इदारा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला रही थी। क्या आपकी पार्टी का मौकफ है कि कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर के पास होनी चाहिए? देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक बैलेंसिंग एक्ट होने की जरूरत है। जो इदारे खुद मुख्तार हैं वो खुद मुख्तार तरीके से चले। KDA इज नॉट अ रेवेन्यू मेकिंग अथॉरिटी। असल चीज जो गुफ्तगू हमारे यहाँ मुल्क में
पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए कि आप उस बल्दियाती इदारे को कैसे फाइनेंशियली खुद मुख्तार बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप समझने की कोशिश करें कि वो पैसा कैसे केएमसी इकट्ठा करेगी। माजी के अंदर कभी भी केएमसी ने म्यूनिसिपल टैक्सेस को इकट्ठा करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। वो तमाम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं केएमसी के पास थे, बट बावजूद उसके वो टैक्स को इकट्ठा नहीं कर पाए। मैं आपको फिगर कोट करना चाहूंगा साहब कि केएमसी की अपनी बजट बुक्स के अंदर सालाना जो उसका एस्टिमेटेड टारगेट था वो 1 बिलियन रुपए था, और टोटल कराची से जो टैक्स वो इकट्ठा कर रहे थे वो 20 करोड़ रुपए थे। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कोई बॉटलनेक था, कोई कानूनी इंपेडिमेंट था? दे वर जस्ट नॉट कलेक्टिंग। व्हाई? बिकॉज मीडिया के थ्रू ये नैरेटिव सेल करने की कोशिश की जा रही थी कि उनके तमाम हुकूक के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट काबिज है। हालांकि इस तरह की चीज नहीं थी। दे वर फाइनेंशियली, लेजिस्लेटिवली, कॉन्स्टिट्यूशनली, स्टैट्यूटरी बेसिस के ऊपर दे वर कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट एंड जनरेट रेवेन्यू थ्रू म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब हमने क्या किया? हमने उस म्यूनिसिपल टैक्स के साथ साथ उनको प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने का भी इख्तियार दिया, ताकि वो जो टाउन का चेयरमैन इलेक्ट होके आएगा उसको ज्यादा बेहतर पता है, बजाय इसके जो एक्साइज टैक्सेशन का मिनिस्टर है, कि मेरे एरिया का पोटेंशियल क्या है टैक्स इकट्ठा करने का। और हमने वो पावर भी टैक्स कलेक्शन की, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है कराची शहर के अंदर, वो हमने टाउन्स को डेलीगेट करके डिवॉल्व कर दिए ताकि वो और बेहतर तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। गुजारिश ये है मुर्तज़ा वहाब साहब, आपकी गुजारिश भी हमें बताएं, आप क्या करना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक पर जाना है, वक्त कम है। ये भी बता दीजिएगा कि जो अपोजिशन की दीगर जमातें आप धरना देकर बैठी हुई अलामती, क्या उनसे भी आप कोई मुज़ाकरात करेंगे या बस उन्हें छोड़ दिया जाएगा उन्हीं के हाल पर? आप मुझे बताइए, अगर वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हमने तो बार बार कोशिश की है, असेंबली का फोरम भी अवेलेबल है, हम जमात इस्लामी से भी हमने बात की, एंड दे वर रेडी एंड विलिंग टू एंगेज विद अस। अगर पीटीआई का पर्सपेक्टिव ही ये नहीं है कि वो एंगेज करें, यहाँ तक कि जब पीटीआई के गवर्नर ने, सूबाई सिंध के गवर्नर ने हमारे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, लॉ के ऊपर एतराज़ात लगा के भेजे, तो उसमें से 80% हमने एतराज़ात को एक्सेप्ट करते हुए उनकी ऑब्जर्वेशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया था अपने नए मुसव्वदे में। उसके बावजूद आज पीटीआई हमारे खिलाफ एहतजाज कर रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसके ऊपर नैरेटिव का इशू है कि बार बार इनको प्रोपेगेंडा करना है। ये पंजाब में ये चीज नहीं कर रहे, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर रहे, बलूचिस्तान में नहीं करे, इस्लामाबाद में नहीं करे। अगर कर रहे हैं तो उनको सिर्फ कराची में ये चीज याद आती है। बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान की 5 से 10 साल या मुस्तकिल रिहाइश देने के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। पाकिस्तान में $1 लाख या इससे ज़ायद की सरमायाकारी पर तमाम गैर मुल्की 5 से 10 साल या मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। हुकूमत का ख्याल ये है कि वो गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तानी शहरियत और मलकियती हुकूक देकर अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल कर सकेगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी क्या कहा था, आपको वो दिखाते हैं। सबसे बड़ा हमारा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी, इनको हमने अपनी वेल्थ क्रिएशन में कैसे इन्वॉल्व करना है, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म कामयाबी से नहीं कर सके कि उनके लिए आसानियां पैदा करें कि वो भी पाकिस्तान आए। सेंटेंस देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी आईटी की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहां आके इन्वेस्ट करें। चाइना की जो कामयाबी ये भी थी कि चाइना ने जो उनके बाहर चाइनीज एक्सपेट्रिएट चाइनीज कम्युनिटी बैठी थी, उन्होंने उनको लिए आसानियां पैदा की। उन्होंने आके चाइना में पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर दूसरी कंपनीज आई। हिंदुस्तान भी जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की 90s में, तो उधर भी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इंडियंस ने शुरू की। इस पर बात करने के लिए सदर FPCCI नसीर हयात हबीब साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मगू साहब, खुश आमदेद और आपको मुबारकबाद भी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा और जीता। मगू साहब, ये बताइएगा कि हम एक तरफ तो फेस कर रहे हैं पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन, तो क्या उसका इलाज मुमकिन है? पाकिस्तान इतना अट्रैक्टिव मुल्क है कि बाहर से लोग आए लाखों डॉलर लेकर यहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए जी, बात यह है कि अगर बाहर किसी को बुलाना है, पाकिस्तानी लोग कम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं सिर्फ पॉलिसी ठीक करने की बात है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा पासपोर्ट वैसे भी इतने नीचे नंबर पे है। कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ पासपोर्ट या शहरियत के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आगे इन्वेस्टमेंट करे। कोई पॉलिटिकल मोटिव हो, पहले भी हमारा जो है आईडी कार्ड बड़ा मिसयूज हुआ है,
मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी पॉलिसी है। मंगू साहब ये बताइए कि ये जिस तरफ आपने निशानदेही की कि लोग दीगर जगहों की, पाकिस्तान से या डेवलपिंग ममालिक से दीगर जगहों की, अमेरिका की, कनाडा की, इधर उधर की, ऑस्ट्रेलिया की जो सिटीजनशिप्स या रेजिडेंसी लेते हैं, उनकी वजह यह है कि शायद वहाँ के पासपोर्ट पर ट्रैवल आसान है, कोई ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होगी। तो आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल इस तरह के हैं कि अनलाइकली है कि लोग यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस लें, तो फिर सर क्या अल्टरनेटिव है, क्या तरीका है कि आप लोगों को इनकरेज करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो इंडिविजुअल लेवल पे हो, यानी कि कोई शख्स 50,000, 1 लाख, 2 लाख डॉलर लेके पाकिस्तान आए और कोई छोटा मोटा कारखाना लगाए, कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई प्रॉपर्टी खरीदे? क्या और तरीका हो सकता है? इंसेंटिव गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए? आप मुझे ये बताएं कि चाइना में इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इंडिया में होती है, दुनिया के मुल्कों में होती है, क्या वो पासपोर्ट ऑफर करते हैं? क्या इसी के लिए लोग रुके होते हैं? तो सर क्या इंसेंटिव, इसके अलावा क्या दें इंसेंटिव? देखें, सबसे पहली बात है पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए बिजनेस फ्रेंडली। जब लोकल हमारे जितने लोग हैं बिजनेसमैन, वही इस बात से नाखुश हैं कि ना यूटिलिटी है, ना गैस है, बिजली के रेट आसमान पे है, टैक्सेशन सिस्टम ठीक नहीं है, बुनियादी चीज ठीक करें, हमें किसी इन्वेस्टर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा मगू साहब, क्या आपका खतरा ये तो नहीं, आपको ये खदशा तो नहीं है कि बाहर से अच्छे एंटरप्रेन्योर आ जाएंगे और वो हमारे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर को मार्केट से आउट कर देंगे? आपके ख्याल में दुनिया में कोई भी अगर कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले वहाँ की शहरियत लेता है? चाइना है, जर्मनी है, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, क्या पासपोर्ट लेने के बगैर नहीं करते क्या वो? अच्छे एंटरप्रेन्योर हमारे पास भी हैं, हमारा पॉलिसीज का फुकदान है, हमारा सिलसिला, हमारी यूटिलिटीज महंगी है, हमारे टैक्सेशन सिस्टम ठीक नहीं है। ये चीजें ठीक करें। यहाँ लोग बहुत हैं पैसे लगाने वाले, हमें बाहर वालों की जरूरत नहीं। अगर आना चाहे तो आए, लेकिन कोई इन्वेस्टर अगर ये पासपोर्ट दे भी दे तो कोई नहीं आएगा, मिस यूज होगा। आप पहले भी हमारे जो है ID कार्ड और नादरा में बहुत जाली शनाख्ती कार्ड बने हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। अच्छा मगू साहब, मैं अगर पिछले चंद सालों के बिलखुसूस 2018 और 19 के नंबर्स देखूं तो 8.5 लाख लोग हमारा मुल्क छोड़ के चले गए, और इन 8.5 लाख लोगों में से यानी तक 3 लाख से ज़्यादा वो लोग थे जो किसी ना किसी हवाले से ट्रेंड थे, हाईली स्किल्ड थे या हाईली एजुकेटेड थे। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़ के जा रहे होंगे और फिर बाकी एक बहुत बड़ी तादाद लेबर की है, ये सिर्फ 2 साल के नंबर्स हैं। अब तो आप बताइए कि फिर इस सूरत हाल का क्या इलाज है? बिजनेसमैन कहते हैं पॉलिसी ठीक नहीं है, हुकूमत कहते हैं पॉलिसी ठीक करे और इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करे। अगर यहाँ आपके पास स्किल्ड लेबर इसलिए नहीं रुकती कि आपके पास इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मौके नहीं है। दुनिया भर में सैकड़ों किस्म की इंडस्ट्रियां लगी होती है, तो वहाँ उनका स्कोप है, यहाँ स्कोप नहीं है। यहाँ कोई इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा कि इधर जॉब है वहाँ नहीं। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी बहुत लिमिटेड है। अब जैसे कराची को देख लें, आज से मेरे ख्याल 40 साल पहले कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बनी थी आखिरी, उसके बाद आज तक कोई इंडस्ट्रियल स्टेट ही नहीं बनी। 40 से 50 करोड़ रुपए एकड़ शहर में जगह है, इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? और जो भी इंडस्ट्री शहर के पास लगती है, समंदर के पास लगती है, वो ज़्यादा वाइबल होती है। ये नहीं कि 2000 किलोमीटर दूर जाके इंडस्ट्री लगाएं, पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें फिर एक्सपोर्ट करें, दैट मेक्स यू अनवाइबल। तो सिर्फ और सिर्फ इसका हल ये है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे पहले आना चाहिए, फिर वो खुद ही एक्सपोर्ट करेंगे। मंगू साहब, आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, बाहर से लोगों को इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने के लिए इनकरेज करने के लिए, या डोमेस्टिक लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो यहाँ पे इंडस्ट्री पैसा लगाएं, बहुत से मसाइल ठीक होने वाले हैं, जिसमें टैक्सेशन सिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, दीगर चीज़ें हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रपोजल दी है, अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं भी ला सकेगी तो क्या इसकी कोई डिसएडवांटेज भी है? अगर ये इन्वेस्टमेंट ला ना भी सके, इस वजह से लोग ना भी आए, तो फिर भी कोई मसला तो नहीं होना चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी मौजूद हो सकता है चंद लोग इसको इंप्लीमेंट कर ले, इसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है कि है? देखिए जी, पहली बात तो ये पता चले हमें कि दुनिया में किस मुल्क में ऐसी पॉलिसी थी तो इन्वेस्टमेंट आई। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां ऐसा हुआ। मिसालें दी जाती हैं जी, हुकूमत की जानिब से तुर्की और कनाडा की मिसाल दी जा रही है कि उन मुल्कों की तर्ज पर ऐसा करने जा रहे हैं। टर्की ने पासपोर्ट जो नेशनलिटी अभी शुरू की है, बाकी पूरी दुनिया बड़ी है। कहीं भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दुनिया में चाइना में होती है, जहाँ ह्यूमन राइट्स की भी बातें होती हैं, लेकिन चूंकि वहाँ की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं
तो वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। बाकी मुल्कों में भी कहीं कोई पासपोर्ट ऑफर नहीं करता। इसमें मिसयूज होगा, टोटल मिसयूज होगा, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की कोई ऐसी वर्थ नहीं है जिसके लिए लोग आके यहाँ पर नेशनलिटी लें। आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा सकते हैं, 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पूरा प्रॉफिट रिपेट्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें पासपोर्ट वाली बात जो है ये 110% मिसयूज होगी। जी, बहुत शुक्रिया। सदर FPCCI नसीर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, वाकई में कोई फ़ायदा नहीं होगा हुकूमत की स्कीम का। हुकूमत तो कहती है कि सिख बरादरी जो है उनकी मजहबी मकामात यहाँ पर हैं, लिहाजा एक वो भी एडवांटेज है पाकिस्तान को। देखिए, ये अगर इक़दाम की हद तक बात की जाए तो वो भी साथ ने जो बात उठाए, जो नुक्ता उठाया ना कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई बड़ा नुकसान है। उसकी वजह डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम एक पॉलिसी दें, हुकूमती सतह पे एक पॉलिसी दें, लोगों को कहें कि आप $1 लाख लेके आए, पाकिस्तान में बिजनेस करें, हम आपको परमानेंट रेजिडेंस भी दे सकते हैं और किसी मौके पे पासपोर्ट भी दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके जवाब में अगर लोग ना आए तो पाकिस्तान की हैसियत कहाँ समझी जाएगी। इसका नुकसान यह है कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आप लोगों आपके मुल्क की क्या हैसियत रहेगी। दूसरी बात यह है कि मुल्क में ट्रेड एंड इंडस्ट्री कभी बाहर के पैसे से नहीं चलती, हमेशा अपने पैसे से पहले चलती है। खा वो चीन है, खा वो इंडिया है, खा वो मलेशिया है, खा वो साउथ कोरिया है, जहां पर भी है पहले लोगों ने अपने लोगों को, हुकूमतों ने अपने लोगों को फैसिलिटेट किया, बाद में लोग खुद ब खुद आ गए। तो मेरा ख्याल है कि हम इस मामले में एक अच्छा इकदाम है लेकिन नावक्त है। इसके नुकसान हमारे इमेज के हवाले से कुछ ज़्यादा होंगे, अदरवाइज हमें पहले कौन से इसके फ़ायदे हो रहे हैं जो अब हो जाएगा। साहब, इस ऑफर के बाद अब आपको लगता है कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आना चाहेंगे, जैसा कि हुकूमत को लगता है कि चीनी और सरमायाकार और सिख बरादरी जो है वो इंटरेस्ट लेगी इस स्कीम में? क्या कुछ लोग इस प्रोग्राम को अपना के पाकिस्तान में आएंगे? तो मेरा ख्याल है कि आपको साल बाद अगर हुकूमत कायम रही तो आपको हुकूमत एक नंबर बता देगी जी कि 15,000 बंदे या 20,000 बंदों ने ये इसको स्कीम से फ़ायदा उठाया। देखिए, इस स्कीम से कोई बेसिक इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी रिसेंटली UAE और मिडल ईस्ट के बहुत से ममालिक जो किसी सूरत में रेजिडेंसीज नहीं देते थे, उन्होंने दुबई ने ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रेजिडेंसीज देने की बात की। ये बातें तो दुनिया के अंदर पहले भी हो रही हैं, लेकिन आप इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की कोई शख्स या कनाडा की या अमेरिका की रेजिडेंसी नहीं लेता कि वहाँ पे सिर्फ बिजनेस बड़ा अच्छा होगा। वो इस वजह से लेता है कि वो एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे वो जाके समझता है कि मैं रह सकता हूँ, मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ होगा, मुझे कोई सेहत की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो किसी अच्छे स्कूलों में जाएंगे। किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन लेने के लिए या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके इमिग्रेशन लेने के लिए वजह कारोबार नहीं होता, अक्सर वजह दीगर फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर पॉलिसीज़, सिक्योरिटी, दीगर इस तरह के मामला, मौसम, ये वो। पाकिस्तान में मौसम जैसी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अमेरिका में बैठा हो और उसको लगे कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, तो वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी देखेगा कि मैं कराची शहर में आके रहूंगा कैसे, कोई बिजली आ रही होगी, कोई सिक्योरिटी के मामला तो नहीं ख़राब हो रहे होंगे, कोई रेंजर्स के साथ तो नहीं मेरा पाला पड़ जाएगा, कोई तो जो बाकी फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है वो भी ज़रा साथ रखें। उसके साथ ये भी देखें कि आपने जितनी मजहबियत अपनी सोसाइटी में पैदा करती है, ये जो सियालकोट का वाकया हुआ है, ये जो मरी वाला वाकया हुआ है, आपके ख्याल में इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस कोई नहीं है? दुनिया कोई नहीं देख रही कि मरी सियालकोट में क्या होता है और मरी में क्या होता है, कि टूरिज्म में लोग बिलावजह मर जाते हैं। तो आप इस ब्यूरोक्रेसी और इसको एंजॉय करने के लिए दुनिया से लोग आएंगे। बहरहाल एक बेहतर कदम है, काश कि ये इतनी रियायत अपने लोगों को दे। ठीक है, जिसके साथ ही ब्रेक की जाने पड़े, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सियासी तौर पर एक्टिव होने के हवाले से पिछले कुछ दिनों से खबरें भी आ रही थीं और कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ ने जो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर की है। इस हवाले से अज़हर जावेद, हेड ऑफ़ इंटरनेशनल न्यूज़, कल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और तफसीली उन्होंने बताया। हमने आपको बताया था कि वो लाहौर में मौजूद हैं, लिहाजा उनकी आज शहबाज शरीफ से भी तफसीली मुलाकात हुई है। तो उनसे जान लेते हैं कि क्या दोनों जानिब की सोच एक ही है और ये जो दो बयानियों की बातें होती हैं अभी तक मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्या इसमें भी कोई सदाकत है या नहीं। तो अज़हर जावेद साहब, आप बताइएगा, आज की मुलाकात के बाद आपको क्या तासुर मिला? एज अ रिपोर्टर आप क्या समझते हैं कि क्या अभी भी दो बयानी वाली बात कोई एग्जिस्ट करती है या दोनों जानिब की सोच एक ही है?
जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब से तो मुलाकात का मौका मिलता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से लंदन नहीं आए थे, तो उनकी जो उनसे मिलने और उनसे बात करने के हवाले से एक मौके की तलाश थी, तो वो आज वो मौका मिला और शहबाज शरीफ साहब से उनके घर पे मुलाकात हुई। बड़ी सुनते थे कि शायद दोनों भाइयों में कोई बड़ा इख्तलाफ है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो एक बात आज का निचोड़ यही था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका यही कहना है कि मोहम्मद नवाज शरीफ उनके लीडर हैं, बड़े भाई हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा होगा, चाहे किसी भी हवाले से हो। तो ये एक बड़ी अहम बात उन्होंने की। और इसके अलावा जो दो बयानियों की सोच है उसमें उनका ये कहना था कि बिल्कुल मेरे अपने सोच है, मैं अपनी बात करता हूँ, पार्टी में बात करता हूँ, लेकिन जो हुक्म नवाज शरीफ साहब की तरफ से आता है मैं उस पर अमल करता हूँ और आइंदा भी मैं अमल करता रहूँगा। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें पहले भी जो प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की थी उनका नाम हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद उससे इनकार किया। तो उनका ये कहना था ये नवाज शरीफ साहब पे है कि वो हमारे कायद वही हैं, लीडर वही हैं, जो फैसला करेंगे हमें। अजहर जावेद साहब, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से जब आप आज मिले तो उन्होंने कहा कि उनकी एक सोच है, लेकिन जो हुक्म आएगा नवाज शरीफ साहब की जानिब से वो उसी पर ही अमल करेंगे। तो आजकल क्या है कामात जारी हो रहे हैं उधर से, इस बारे में नहीं बताया उन्होंने? देखिए जी, मैं इस हवाले से जो डायरेक्ट तो ये इस जो मामला था बैकग्राउंडर मैं ये दे देता हूँ कि जो कुछ भी शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब की कंसेंट से उनसे उनके जो बातचीत होती है, जो उनसे मशवरा होता है, उसके बाद वो कर रहे हैं। और जो मेरी जो मालूमात है, जो पूछा होगा मरियम नवाज के हवाले से। जी सॉरी, आवाज़। मरियम नवाज के हवाले से बातचीत हुई आपकी? नहीं, मरियम साहब के हवाले से, साहिबा के हवाले से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जो मुझे लगा कि जो चीज़ें हैं वो चाहते हैं कि वो आगे चलें, और जो हुकूमत उनके बकौल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आम आदमी को प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो उस हवाले से मुझे लगता है जो लंदन की भी मैंने फ़ज़ा देखी, यहाँ की भी देखी कि मामलात जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी से राब्ते हैं वो भी कोई मुस्बत तरफ जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का इसमें कलीदी किरदार होगा इस वक्त अपोजिशन को इकट्ठे करने में, और नवाज शरीफ साहब ने उनको मुकम्मल तौर पर इस हवाले से वर्किंग का कहा हुआ, और उस पर वो काफ़ी शहबाज शरीफ साहब अमल भी कर रहे हैं, और उसके पॉजिटिव उनके असरात भी हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन में भी उनकी आइंदा हफ्ते कुछ अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग जा रहे हैं। तो एक सियासी तौर पर अगर हम कहें कि एंड ऑफ जनवरी और फरवरी जो है वो कुछ मज़ीद गर्म होगा लंदन में, और अहम मुलाकातें, और जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी यस्टरडे भी आपको कहा था कि जो लोग आना चाह रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद से, उनके बारे में भी काफ़ी जो है वो वर्किंग हो चुकी है। डील के बारे में भी आपकी बातचीत हुई? डील के बारे में एक डील की बातें भी तो चल रही हैं। देखिए जी, डील जो है उस हवाले से किससे डील करनी है, डील का मामला वो ये कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी ज़ेर अताब है, हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया और अभी भी जारी है। तो उनका ये कहना है, मतलब ये उनकी जो लंदन में भी नवाज शरीफ साहब से बात होती है, उनका यही कहना है कि मैं इतने सारा मामला करके अब मैं डील किससे करूँगा और क्यों करूँगा। उनका ये कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए मुझे, जिसमें कि और जो उसके बाद सिविलियन को जो इक़्तिदार की मुंतकिली है वो चाहिए। वो कहते हैं इस पर कोई भी आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। ठीक है। अच्छा अजहर, आजकल हुकूमत शहबाज शरीफ के हवाले से भी कह रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 हफ्तों का कहकर गए थे, आए नहीं, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी, अब अदालत उनसे जवाब ले। इस बारे भी आपकी उनसे कोई बात हुई? उनका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मेरी इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब को उनकी मर्ज़ी के बगैर लंदन से लाना नामुमकिन है। वहाँ पे जो उन हालात हैं, जो मामलात हैं, जो कानून है, वो उस कानून के तहत इस वक्त लीगल स्टे पे हैं। उनकी अपील जो अब पेंडिंग है, और हो सकता है इस मंथ एंड या अगले महीने में उसकी हियरिंग हो, और अगर वो उनके खिलाफ भी फैसला जाता है तो उनके पास एक और फोरम भी है। तो इस मामले में नवाज शरीफ साहब को वापस लाना, और ख़ासतौर पर ये तो मेरे ख्याल साद रसूल साहब के पास वो एफिडेविट भी होगा, क्या वो एफिडेविट में उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है, जिसमें ख़ासतौर पर यह भी लिखा कि जब उनके डॉक्टर्स इजाज़त देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वक्त खत्म हो रहा है। सादा आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, अजहर की बात तो हम सुनना चाहते हैं। अजहर, मतलब ठीक है, इमेजिन करें कि अदालत की भी कोई मतलब एफिडेविट का भी कोई वेट नहीं है, वहाँ पे जाके भी बड़े वो बीमार हैं और वो हर रोज़ अस्पताल में गुजारते हैं,
भाई सारी हुकूमत पाकिस्तान जिसके वो सरबराह रह चुके हैं 3 दफा, अदालत पाकिस्तान जिसके आइन के वो ताबे हैं, सब कह रहे हैं वापस आ जाएं। जी। तो वो नहीं, अगर कानून के मुताबिक हम उन्हें नहीं भी ला सकते तो कोई मॉरल इसके अंदर गेम है कि वो कानून के ताबे आ जाएं किसी तरीके? जी साथ साहब, नवाज शरीफ साहब, जो मेरा जो अंदाज़ा, तज्जिया या खबर है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो उस वक्त आएंगे जो टाइम उनको सूट करता होगा। हुकूमत में नहीं होंगे तो पाकिस्तान खत्म हो गया। अजहर जावेद, हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। दुनिया खबर की दुनिया।